टाइम था 27 मार्च 2025 का, जब कर्नाटक के बेंगलोर में 36 साल का राकेश खेड़कर अपने घर में काम करने वाले एक कारपेंटर के पास कॉल करके ये बात बताता है कि उसकी पत्नी ने अपनी जान गंवा दी है। वो इस टाइम उसके घर पर ही मौजूद है, जहां पर कि इस टाइम ये लोग किराए पर रहते हैं। तो वो जाकर मकान मालिक को इस बारे में बता दे और जाकर उसकी डेड बॉडी को संभाल ले। कारपेंटर को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो भागा भागा मकान मालिक के पास जाता है और उसे जाकर सारी की सारी बातें बता देता है। मकान मालिक अब निचले फ्लोर में रहा करते थे, तो वो ऊपर जाकर सारी ही चीजें चेक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया, क्योंकि ये एक कत्ल का मामला था। वो इसके बीच नहीं फंसना चाहते थे और जल्द ही पुलिस वाले इनके घर पर आ भी पहुंचते हैं। मकान मालिक ने सारी ही बातें बता दी कि जनाब, ये लोग फरवरी में आकर यहाँ पर रहे थे, अभी तो इन्होंने अच्छे से रहना भी शुरू नहीं किया था, कुछ एक काम वो अपने घर में करवा रहे थे और अब तो ये कांड रचा ही जा चुका है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने इनके कमरे की दूसरी चाबी इनसे मंगवाई और उसके बाद जैसे ही ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी उसकी बॉडी नहीं है। जैसा कि उस लड़की के पति राकेश खेड़कर ने ये बात कही थी कि उसने तो अपनी जान खुद ही गंवाई है, तो पुलिस का सबसे पहला तो अंदाजा ये था कि हो सकता है वो लड़की इस टाइम पंखे से लटक रही होगी। लेकिन यहाँ पर इनका पूरा का पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा था और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते करते उस बॉडी को ढूंढते ढूंढते वो लोग बाथरूम में भी जा पहुंचते हैं। बाथरूम भी इस टाइम बिल्कुल चकाचक था, लेकिन वहां पर एक बैग रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने वो बैग देखा तो पुलिस के दिमाग में ये बात आती है कि आखिरकार बाथरूम में इस बैग का क्या काम। तो वो लोग उसे नीचे रखते हैं और जैसे ही उसे खोलने लगते हैं तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर तो एक लड़की की बॉडी मौजूद है और ये कोई और नहीं जबकि राकेश खेड़कर की पत्नी गौरी सांबेकर थी। पुलिस अब राकेश खेड़कर के बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि इस लड़की ने जिस तरीके से कि इसकी बॉडी यहाँ पर एक सूटकेस में रखी हुई थी तो खुदकुशी तो की नहीं होगी, जरूर इसे मारा गया होगा। तो वो लोग राकेश खेड़कर के बारे में जब तहकीकात करने लगते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि वो तो ऑलरेडी पुणे के सिरवासा पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर चुका है। दरअसल जब राकेश ने अपने कारपेंटर के पास कॉल किया था तो इस घटना के कुछ ही देर बाद वो पुणे के सिलवासा पुलिस स्टेशन के पास ले जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके बाद पुलिस वालों को सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगता है कि जनाब, कुछ इस तरीके से मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। इस टाइम उसकी बॉडी वहां पर उनके किराए वाले घर में बेंगलोर में मौजूद है और ये भी अब अपनी जान गंवा देने वाला है, क्योंकि इसने काफी सारा इस टाइम फिनाइल पी लिया है। ये बात बोलकर पहले से ही उसकी हालत तो पुलिस वालों को बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ये बात पुलिस वालों को बताई तो वो भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद आनन फानन में पुलिस ऑफिसर्स उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और लगभग अगले कुछ एक देर तक इलाज चल लेने के बाद डॉक्टर्स का ये कहना था कि अब ये खतरे से बाहर है। जैसे ही उसे होश आता है तो पुलिस ऑफिसर्स उसके पास जा पहुंचते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जो भी दिमाग में अब पुलिस वालों के सवाल चल रहे थे वो सारे ही सवाल वो लोग राकेश खेड़कर के सामने रखते हैं और उसके बाद राकेश खेड़कर एक काफी ज्यादा दिल को दहला देने वाली कहानी पुलिस के सामने रखता है। उसने कुछ एक ऐसी बातें बताई जिससे कि सुनकर पहली बार में तो पुलिस को भी विश्वास नहीं होता है कि आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी स्टोरी सुन लेने के बाद ये पूरा ही केस अच्छे तरीके से सोल्व हो जाता है। राकेश खेड़कर ने बताया कि गौरी सांबेकर कोई और नहीं जबकि उसकी बुआ की लड़की थी। वो बीच बीच में कभी कभार अपने मामा के यहाँ पर आती रहा करती थी, लेकिन जब ये दोनों अब बड़े हो चुके थे तो आपस में ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब राकेश ने और गौरी ने आपस में एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन वो लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो इनके घर वाले इनके रिश्ते को कभी भी इजाजत नहीं देंगे। तो ये दोनों बहुत ज्यादा अपने परिवार के ऊपर अब दबाव बनाने लगते हैं। उसके बाद दोनों के दोनों अपने परिवार से बिल्कुल अलग होने के लिए भी तैयार हो चुके थे लेकिन उन्होंने पक्का सोच लिया था कि आपस में ये लोग शादी करने ही वाले हैं। और इसी तरीके से अपने घर वालों को समझाते समझाते जैसा कि वो लोग नहीं मान रहे थे तो फिर भी इन लोगों ने आपस में शादी कर ली। राकेश खेड़कर इस टाइम हिटैची में एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था और दूसरी तरफ गौरी सांबेकर भी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। उसने अपने सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए
थे। अपनी काफी सारी उसने पढ़ाई पूरी कर रखी थी और इस टाइम वो पुणे में अपना काम कर भी रही थी। लेकिन बाद में प्रमोशन के चलते राकेश खेड़कर कर्नाटक के बेंगलोर में आ जाता है और दोनों ने शादी कर रखी थी, तो गौरी सांबेकर भी उसके साथ साथ बेंगलोर में आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद राकेश को तो बड़ी ही अच्छे से अपनी जॉब मिल चुकी थी, उसका प्रमोशन हो चुका था और वो बड़े ही अच्छे से एक प्यारा सा घर भी ढूंढ लेता है जहां पर कि ये लोग बड़े ही अच्छे से रह पाए। और ये फरवरी का टाइम था, ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगते हैं। अपने तरीके से अपने घर को ये लोग बनाना चाहते थे, जिसके चलते मकान मालिक से परमिशन लेकर ये लोग अपने घर पर एक कारपेंटर को लगा लेते हैं। और जैसा कि ये लोग अपना घर बनाना चाहते थे, बिल्कुल वही सारी की सारी सुख सुविधाएं लेने के लिए ये लोग अपने घर को डिजाइन करवाने लगते हैं। राकेश हर रोज सुबह सुबह अपने काम पर चला जाया करता था, शाम को वो वापस आया करता था। लेकिन दूसरी तरफ गौरी सांबेकर पूरा का पूरा दिन घर पर बोर होती रहा करती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो वो पूरा का पूरा दिन करे तो क्या करे। यहाँ पर तो इनके परिवार के लोग भी नहीं है जिनके के साथ ये आराम से बैठकर कुछ देर तक बातें करें और इसी बहाने कम से कम उसका टाइम पास तो हो जाए। शाम को राकेश अपने घर पर पहुंचता तो गौरी उससे बातें करने लगती कि तुम्हारा तो टाइम काफी अच्छे से गुजर रहा है, इस बारे में मैं काफी अच्छे से देख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर घर पर रहकर मेरा मन नहीं लग रहा है। तो वो अगले लगभग 10 दिनों तक 15 दिनों तक यही बात राकेश से बोलती रहती है। राकेश ये बात कहता है कि तुम फिर इतनी ज्यादा परेशान क्यों होती हो, मैं इस टाइम जॉब लगा हुआ हूँ, तुम्हें किसी भी तरीके की खर्चे की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गौरी का ये कहना था कि उसे खर्चे की दिक्कत नहीं आ रही है, दरअसल उसका पूरा का पूरा दिन यहाँ पर घर पर मन नहीं लगता है। अगर उसे अपनी जॉब वापस मिल जाए तो वो भी अपने काम पर जाने लग जाएगी, उसके बाद ये अपने काम पर चला जाए, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरा दिन इसका टाइम पास नहीं होता है। और अब तो हर रोज जैसे ही राकेश वापस अपने शाम को घर पर पहुंचता तो गौरी उसे यही सारी बातें बोलना शुरू कर दिया करती थी। धीरे धीरे कर अब इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन राकेश का यही कहना था कि तुम थोड़ा आराम से रिलैक्स माइंड से ये बात सोचो कि तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो, तो तुम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आसपास में जहाँ पर कि तुम्हें लगता है कि तुम जॉब लग सकती हो वहां पर जाकर इंटरव्यू वगैरह दो, जो कुछ भी तुम अपने टाइम पास के लिए कर सकती हो उन सारी ही चीजों को तुम आराम से आजमा सकती हो। लेकिन गौरी तो सारी ही जगहों पर इस टाइम जाकर घूमकर आ चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल साफ साफ ये बात नजर आ रही थी कि उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली है। इस टाइम जब ये लोग पुणे से यहाँ पर आए थे तो ये अपने वहां पर पहले काफी अच्छे से काम लगी हुई थी। इसका पूरा ही दिन बड़े ही मजे से गुजरा करता था अपनी जॉब पर। लेकिन जब से ये राकेश के साथ यहाँ पर आई है तो मानो राकेश की तो जिंदगी काफी अच्छे से सेट हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा दिन ये अपने घर पर ही भटकती रहती है। इसके पास काम नहीं होता, ये पूरा दिन अकेले रहकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तो वो अब इन्हीं बातों को लेकर राकेश के साथ लड़ाई करने लगती है। राकेश भी उसे पहले तो समझाने की कोशिश करता, कभी कभार वो भी उसे कुछ ना कुछ गुस्से में बोल दिया करता था और कभी कभी इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाया करती थी। उसके बाद टाइम आता है 26 मार्च का, जब शाम को राकेश वापस अपने घर पर पहुंचता है तो इस टाइम गौरी ने डाइनिंग टेबल पर सारी ही चीजें खाने पीने की रख ली थी। वो दोनों ही पति पत्नी बैठकर इस टाइम खाना खाने ही वाले थे कि दोबारा से गौरी ने यही बात राकेश से बोलनी शुरू कर दी कि उसका तो आज का दिन भी बहुत ज्यादा बोरिंग गया है, उससे अब टाइम पास नहीं हो रहा है और जो ये आज के टाइम में इसके हालात हैं ये सारे के सारे हालात किसी और के कारण नहीं जबकि राकेश के कारण ही है। ना तो वो यहाँ पर आता, ना वो प्रमोशन लेता और ना ही उसकी इतनी ज्यादा बोरिंग जिंदगी होती। तो ये बात वो लगातार राकेश को बोल रही थी। दोनों के दोनों खाने की तैयारी इस टाइम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इनके बीच की ये बातचीत थोड़ा आगे बढ़ जाती है, थोड़ा मारा पीटी इन लोगों के बीच शुरू हो जाती है। और इसी टाइम गौरी जब किचन में गई हुई थी तो उसने वहां से एक चाकू उठाकर राकेश की तरफ फेंक दिया। राकेश जैसे तैसे कर उस चाकू से बचता है, छोटी मोटी उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन इस टाइम राकेश को बहुत ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ चुका था कि क्या वो इस छोटी सी बात को लेकर इसे जान से ही मार डालेगी। तो उसने वो चाकू दोबारा से उठाया और वो गौरी के पास जाता है, उसके पेट में वो चाकू मार देता है और उसके बाद 2 बार उसी चाकू से वो उसके गले पर करता है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है गौरी को नीचे गिरने में। नीचे गिरती
है वो उसके शरीर से काफी सारा ब्लड निकल जाता है और हाथों हाथ ही वो अपनी जान गंवा देती है। राकेश इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि वो एक मैनेजर था, वो कोई कातिल नहीं था। तो उसके दिमाग में अब काफी सारे सवाल आने लगते हैं कि गुस्से गुस्से में उसके हाथों से ये क्या कांड रचा गया। तो अब वो वहीं पर बैठ जाता है। अगले लगभग 10 से 15 मिनट तक यही बात सोचता रहता है कि उसने क्या गलती कर दी, किस तरीके से वो अपनी पत्नी को वापस से जिंदा कर सकता है, आखिरकार वो अपने आप को किस तरीके से बचा सकता है। इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन अब उसके दिमाग में चल रहे थे। तो सबसे पहले उसने उसकी बॉडी को उठाकर बाथरूम में पहुंचाया। उसके बाद यहाँ पर किचन में जितना भी ब्लड फैला हुआ था उसे वो साफ करने लगता है। अच्छे से वो पूरे के पूरे घर को साफ कर देता है। और अब रात का तो टाइम हो चुका था, ना तो पति ने खाना खाया था ना पत्नी ने खाना खाया था। खाना वहीं पर डाइनिंग टेबल पर ही रखा रहता है। वो जाकर बाथरूम में अपनी पत्नी गौरी के साइड में बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस तरीके से मेरे ऊपर हमला करने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हें किस चीज की कमी छोड़ी थी, आखिरकार ये छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बनाया गया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब आखिरकार मैं करूँ तो कैसे करूँ। वो अपनी पत्नी से लगातार पूरी की पूरी रात इसी तरीके की बातें करता रहता है और अपने आप को कोसता रहता है कि आखिरकार उसने इतना गलत कदम क्यों उठा लिया। वो अपने गुस्से के ऊपर भी बहुत ज्यादा इस टाइम बुरा महसूस कर रहा था कि अपने आप को जैसे तैसे कर अगर वो उस टाइम कंट्रोल कर लेता तो इस टाइम इसकी पत्नी जिंदा होने वाली थी। लेकिन अब तो सारी की सारी चीजें हाथों से निकल चुकी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वो वहीं पर बैठकर पूरी की पूरी रात अपनी पत्नी के साथ बातें करता रहता है। वो उसे कोसता रहता है, बार बार उसके फेस की तरफ देखकर उसके मुंह पर हाथ लगाकर ये बात कहता है कि तुमने इतना बड़ा कदम आखिरकार क्यों उठाया था, क्या तुम सच में मुझे जान से मार देना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें देखा जाए तो मैं मारना नहीं चाहता था। इसी तरीके से पूरी ही रात बातें करने में उसकी बीत जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो इसे पता चल चुका था कि अब कोई ना कोई इसके घर पर आएगा और उसके बाद सारी ही बातें उसे पता चल जाएगी कि किस तरीके से गौरी अपनी जान गंवा चुकी है और इसका कत्ल करने वाला कोई और नहीं जबकि राकेश ही है। तो राकेश अपने वापस दोबारा से कमरे में जाता है, वहां पर आसपास में देखने लगता है। 1 महीने का ही इन्हें टाइम हुआ था यहाँ पर आए हुए, तो इनका सूटकेस यहीं पर रखा हुआ था। उसने उसके सूटकेस को उठाया, वो बाथरूम में जाता है, उसके बाद अपनी पत्नी को उस सूटकेस में डालता है और उसके बाद उसकी बॉडी को उठाकर सूटकेस की मदद से वो बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसके उस सूटकेस का कुंडा टूट जाता है और जो वो बॉडी थी सूटकेस में भरी हुई वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो वापस से इस पूरे ही सूटकेस को उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और वहां पर एक कोने में रखकर अपने घर को लॉक करके गाड़ी में बैठकर पुणे की तरफ जाने लगता है। बीच बीच में उसके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे जिस टाइम वो बेंगलोर से पुणे की तरफ जा रहा था कि आखिरकार इतनी अच्छी जिंदगी उसने अपने हाथों से ही क्यों बर्बाद कर दी। लेकिन उसे समझ आ चुका था कि इस टाइम वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं जबकि एक कातिल है। पुलिस वाले उसे ढूंढेंगे और ये सारा का सारा मामला पता लगने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है मैं तो इस बात का बहाना बना दूं कि मैं बाहर गया हुआ हूँ, मेरी पत्नी भी बाहर गई हुई है, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब किसी न किसी को उसकी बॉडी से बदबू आएगी और उसके बाद ये लोग घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाएंगे और तब तक इसकी पत्नी गौरी की बॉडी काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी होगी, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होगी। तो वो ऐसा तो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की बॉडी का कुछ इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाए। तो वो अपने कारपेंटर के पास कॉल करके सारी ही बातें उन्हें बता देता है। कारपेंटर इस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और जैसे ही उसने कारपेंटर को ये सारी बातें बताई तो उसे पता चल चुका था कि अब मकान मालिक को पता चलेगा। मकान मालिक पुलिस के पास कॉल करेगा, पुलिस अब इसे ढूंढना शुरू कर देगी। तो वो बीच रास्ते में ही एक दुकान पर रुकता है, वहां से फिनाइल खरीद लेता है और फिनाइल वो पीने लग जाता है। फिनाइल पीकर वो पुणे में सिरवासा पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस वालों को सारी ही बातें बताने लगता है कि जनाब कुछ इस तरीके से मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, इस टाइम उसकी बॉडी वहां पर है और आखिरी टाइम में हम दोनों के बीच कुछ इस तरीके की लड़ाई हुई थी। ये सारी बातें बोलकर वो वहीं पर गिर जाता है, लेकिन टाइम से पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वो ठीक हो चुका था और इस टाइम पुलिस की वो हिरासत में है।
ये घटना भी काफी ज्यादा दिल को दहला देने वाली है कि सबसे पहले तो उसने रिश्ता ही गलत बनाया था। आखिरकार कोई व्यक्ति अपनी बहन के साथ ही शादी कैसे कर सकता है? लेकिन अगर उसने शादी कर भी ली थी तो कम से कम उसे अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना चाहिए था कि आखिरकार ये क्या चाहती है। पूरा का पूरा दिन ये सच बोल रही है कि इसका टाइम पास नहीं होता होगा, तो कम से कम वो उसकी जॉब ढूंढवाने में या तो मदद करे या फिर वापस उसे वो पुणे भेज दे, क्योंकि इसे तो सारी की सारी चीजें सिर्फ अपनी ही नजर आ रही थी कि इसे काफी अच्छा अब प्रमोशन मिल चुका है और जितनी भी पैसों की जरूरत होगी या फिर कोई और सुख सुविधा की अगर उसे जरूरत होगी तो वो अपनी पत्नी को उपलब्ध करवा सकता है। लेकिन उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि एक तो उसने गलत रिश्ता इस टाइम बना रखा है और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है और उसके बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट सामने आता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरे ही केस को सुन लिया है, तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गलती तो राकेश और गौरी की दोनों की ही थी कि इन्होंने एक नाजायज रिश्ता यहाँ पर बना लिया था और उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ कि कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन ना लें, नहीं तो बाद में कुछ इसी तरीके का पछतावा होगा जिसे कि आप बदल भी नहीं पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट स्माइलिंग ब्रेव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।